नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं बोर्ड वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु विषय हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 1 लेकर गए। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ बच्चों के फोन आ रहे थे कि सर जो अभ्यास प्रश्न पत्र आप उपलब्ध करवा रहे हैं इसमें उत्तर भी दीजिए, आप इसका हल भी दीजिए। तो हमने इस अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल दिया हुआ है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा अभ्यास प्रश्न पत्र हल सहित आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, विषय हिंदी का जो ये प्रश्न पत्र होगा ये होगा 60 अंक होगा और इसके लिए 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। इसमें पहले होंगे आपको बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक होंगे और इनमें से प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, जठर अग्नि का संबंध किससे है? ए श्रवण क्रिया, बी पाचन क्रिया, सी शोषण और डी स्पर्श। तो इनमें से सही उत्तर है पाचन क्रिया। प्रश्न 2, वर दे वीणा वादनी वर दे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी अनुप्रास, सी यमक, डी श्रेयस। तो वर्दे वीणा वादनी वर्दे इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। संधि समास अलंकार आदि से संबंधित एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसका फोल्डर आपको हिंदी व्याकरण के रूप में मिल जाएगा और उसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां से आप जो है संधि समास अलंकार प्रत्यय उपसर्ग आदि से संबंधित वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 3, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास और डी द्वंद्व समास। तो कमल नयन जो शब्द है इसमें कर्मधारय समास है। प्रश्न 4, दोहा छंद में चरण होते हैं, कितने होते हैं? ए 4, बी 2, सी 8, डी 6। तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। प्रश्न 5, लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे? ए भृगु, बी अत्रि, सी जमदग्नि, डी विश्वामित्र। इसका सही उत्तर जाएगा भृगु। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रीति स्थान वाले प्रश्न होंगे और इनमें भी प्रत्येक प्रश्न जो है होगा 1 अंक का होगा। प्रश्न 6, एकाग्रता शब्द में प्रत्यय है, यानी ये शब्द जो यह है आपको एकाग्रता, इसमें प्रत्यय क्या है? इसमें प्रत्यय है ता। अब प्रत्यय उपसर्ग संधि समास आदि सीखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से वीडियो देख करके आप उनको सीख सकते हैं। प्रश्न 7 है, तानसेन के गुरु थे। प्रश्न 8 है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द है समाज। ठीक है ना, मूल शब्द क्या जाएगा? समाज। प्रश्न 9, ममता में ता के स्थान पर त्व प्रत्यय लगने से नया शब्द कौन सा बनेगा? अब देखिए, ममता में ता क्या है? ये प्रत्यय है, इसको हटा देंगे और त्व लगा देंगे, ये हो जाएगा ममत्व। ठीक है ना। प्रश्न 10, अपराजिता पाठ किस विधा का है ना? विधा यानी कहानी का है, संस्मरण का है, एकांकी का है ना, इस प्रकार से ये विधा कहलाती है। तो अपराजिता जो पाठ है यह संस्मरण जो है विधा का है ना। कहानी, कविता, एकांकी है ना, ये क्या होती है? विधाएं होती है। ठीक है ना। प्रश्न 11 से 16 तक होंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और इन प्रश्नों के प्रत्येक के 2 अंक होंगे, है ना। प्रश्न 11 है, किन्हीं 3 महान नारियों के नाम लिखिए जिन्होंने अपनी मां का नाम बढ़ाया है ना। देखिए, यहां पर
कौशल्या है, ठीक है। पहली है कौशल्या है और राम ने अपनी माँ का मान बढ़ाया है। दूसरा है देवकी, ये कृष्ण जो है ना, कृष्ण ने देवकी का मान बढ़ाया है। तीसरा है जीजाबाई, ठीक है ना, इनका मान बढ़ाया है शिवाजी ने, ठीक है। तो ये तीन महान नारियां हैं, कौशल्या, देवकी और जीजाबाई। प्रश्न 2, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है? उत्तर है मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण उसकी स्वयं की कायरता एवं दुविधा है। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। प्रश्न 13 है, मेहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? उत्तर है मेहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रमुख सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। यानी रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर आ जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब इनकी हम पहचान कैसे करते हैं, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और ये अच्छे से सीख सकते हैं। प्रश्न 15, विश्नोई समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर, विश्नोई समाज की स्थापना भगवान जम्भेश्वर द्वारा की गई थी। प्रश्न 16, पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? उत्तर, पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। अब इसके बाद में जो प्रश्न 17 से 22 तक होंगे वे होंगे लघुत्तरीय, और इनमें से जो प्रश्न है उनका प्रत्येक का जो प्रश्न अंक होगा वो होगा 3, यानी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, ठीक है ना। प्रश्न 17, कुंडलिया छंद की क्या विशेषता है? उत्तर, कुंडली में 6 चरण होते हैं। यह एक मात्रिक छंद है। यह दोहा और रोला के संयोग से बनता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। प्रश्न 18 है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। ये वाक्य है। इस वाक्य में हमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छाट करके लिखना है। देखिए, इस वाक्य में जो उपमेय है वह है नवजात शिशु के चरण, उपमान कमल है, साधारण धर्म सुंदर है, वाचक शब्द समान है। अब इनको हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो विस्तृत में बनाया हुआ है, इसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं? उत्तर, समाचार पत्र पढ़ने से नवीनतम खबरें मिलती हैं, ज्ञान बढ़ता है और सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक घटनाओं की समझ बढ़ती है। प्रश्न 20 है, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों? उत्तर, जब कोई विदेशी राष्ट्र या देश हमारी स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहे, हमारी जमीन पर अधिकार जमाना चाहे, तब हमारे मन में प्रलय की आग उठ सकती है। अगला प्रश्न है,
मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे? उत्तर, जब चेचक की बीमारी ने भयानक रूप धारण कर लिया था, तब बिरसा ने गांव-गांव जाकर लोगों का जड़ी बूटियों से उपचार किया और उन्हें स्वास्थ्य के नियम भी बताए। उनके उपचार से लोग तुरंत ठीक हो जाते थे, इसलिए मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार मानते थे। प्रश्न क्रमांक 22 है, अपने प्रधान अध्यापक महोदय को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने हेतु 3 दिवस के अवकाश की मांग की गई। अब देखिए यहाँ पर हमने आवेदन पत्र का एक प्रारूप दिया गया है। अब इसमें जो विषय होता है ना, अवकाश लेने का जो विषय होता है, कारण होता है, वे अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए, अब यहाँ बहन की शादी में शामिल होने हो सकता है, या अस्वस्थता यानी बीमारी के कारण भी आपको छुट्टी लेने का आवेदन लिखने के लिए आ सकता है। तो ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा प्रारूप आप याद रखिएगा और जहां पर कारण है उस कारण को चेंज कर देंगे तो वो आवेदन पत्र आपका उसके हिसाब से सही हो जाएगा। इसका अभ्यास करके आप जो है अच्छे अंक ला सकते हैं। इसमें से विषय बदलता है, बाकी जो है पूरा जो प्रारूप होता है वो ऐसा होता है और इसमें हर स्टेप के हर आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है ना? उत्तर है प्रति, आप लिखेंगे प्रधान अध्यापक, माध्य विद्यालय, धार। अब यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखें, है ना? या कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में विद्यालय का नाम भी दिया जाता है, तो जो यदि प्रश्न में विद्यालय नाम दिया हुआ है तो आपको वही लिखना है, अन्यथा आप कोई सा भी लिख सकते हैं। विषय है अवकाश हेतु आवेदन। ठीक है महोदय, पैराग्राफ चेंज करना है। विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र हूँ। मुझे अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए नीमच जाना है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया है, कारण हो गया है ना? यानी किस कारण से हमें आवेदन पत्र लिखना है। अब मान लीजिए यहाँ पर यदि बहन की शादी का लिखना है तो यहाँ पर बड़े भाई स्थान भाव लिख सकते हैं, बहन की शादी में जाना है। ठीक है, और यदि अस्वस्थ हैं, आप है बीमार हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं जो है अस्वस्थ हूँ इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अब आप भी लिख देंगे, है ना? अभी शादी की बात हो रही है इसलिए लिखा है दिनांक 25/2। अब यहाँ पर सन आप लिख सकते हैं, है ना? जो भी सन चल रहा है, अभी 25 चल रहा है, 25 लिखेंगे ना? तो 25/2/25 को शादी का कार्यक्रम संपन्न होगा। अतः मुझे दिनांक 24/2/2025 से दिनांक 26/2/2025 तक कुल 3 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। हमने यहाँ खालिस्तान इसलिए लिखा है कि आप यहाँ पर 25 ले सकते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन लिखें ये वाली, है ना, उस वर्ष को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ कुल 3 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें हो गया है। फिर नीचे लिखेंगे, अब देख रहे हैं इसी प्रकार से आपको लिखना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, नीचे आपका नाम लिखना है सौरभ जैन और उसके बाद कक्षा। ठीक है ना? फिर बाईं तरफ लिखेंगे नीचे दिनांक, जिस दिनांक को हम आवेदन लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने 24 दिनांक को आवेदन लिखा है, तो 24 फरवरी 2025 या 26 जो भी आप जिस दिन को लिख रहे हैं, है ना, तब ये दिनांक लिखी जाएगी। या उदाहरण के लिए हमने दिनांक यहाँ लिखी हुई है, तारीख से उदाहरण मात्र के लिए आपको दी गई है। ठीक है, अब वास्तविक में जो आप तारीख लिखते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये प्रारूप है, इस प्रारूप में आवेदन लिखेंगे और इस प्रकार लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय, जो कि प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक होंगे और इनमें से जो प्रश्न आएंगे वह प्रश्न 5 अंक का होगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपको आते हैं किसी भी पाठ की 4 लाइनें, है ना, 4 हिस्से हो सकती हैं, जिसे हम कहते हैं गद्यांश। ये किसी पाठ की हो सकती है। अब इसको सही तरीके से करने के लिए आपको पुस्तक का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पंक्तियां ली गई हैं, ये गद्यांश लिया गया है, ये किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से आपको 4 या 6 पंक्तियां आ सकती हैं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से
कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से, विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। उक्त पंक्तियों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ससंदर्भ, है ना, इसमें हमें संदर्भ देना है और व्याख्या भी करनी है। कैसे करनी है वो देख लीजिएगा, उसका तरीका बता रहा हूं मैं। संदर्भ का मतलब होता है कि ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं, किस पाठ से ली गई हैं, है ना, और उस पाठ के लेखक कौन है, ये आता है संदर्भ में। तो हमने लिखा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के आत्मविश्वास नामक पाठ से लिया गया है। यानी जो पाठ है उसका नाम यहाँ लिखना है, उस पाठ के लेखक कौन है, इसके लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। ये कहलाता है संदर्भ। उसके बाद में आता है प्रसंग। प्रसंग मतलब यानी किस प्रसंग के अंतर्गत ये बात कही गई है, यानी इस प्रसंग में क्या कहा गया है। तो देखिए प्रसंग में हम इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मनुष्य की स्वाभाविक कमियों को प्रकट किया है ना, क्योंकि आत्मीयता है, कायरता है, कुसंस्कार है, ये जो स्वाभाविक कमियां होती मनुष्य में उनको यहाँ पर प्रकट किया है। ये हो गया प्रसंग। अब आती व्याख्या। अब देखिए व्याख्या में क्या होता है कि यहाँ पर जो लाइनें दी गई हैं, है ना, इन लाइनों को पढ़ेंगे और क्या करेंगे, अपने शब्दों में उनको लिखना है, यानी समझाना है। तो यहाँ पर व्याख्या प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, लेकिन भावार्थ सबका लगभग वही रहता है। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है इसको रटने हो सकता नहीं है, कैसे लिखें ये सीखना है, ठीक है ना, कैसे लिखें यह सीखना है, इसको कभी रटना नहीं है। बस देख रहे हैं कि ऊपर पंक्तियों में क्या कहा गया है, उसी बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना कहलाता है व्याख्या। ठीक है, तो कैसे, देखिए हमने यहाँ पर व्याख्या की है, उसको आप समझ लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा और प्रैक्टिस करें। लेखक कहता है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो उसका सामना करने के बजाय हम उसे अपने से बलशाली मान लेते हैं। इसका कारण है आत्मविश्वास की कमी और हमारे कुसंस्कार। जब हमारे मन में हीन भावना आ जाती है या हम डर जाते हैं, तब हम सामने वाले को अपने से अधिक ताकतवर समझने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि अपने आप पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। बस ये इसकी हो गई व्याख्या, है ना। तो जो वहां लिखा हुआ है उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना, ठीक है। तो सभी की व्याख्या समान नहीं हो सकती है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि वहां ऐसा लिखा हुआ है और हम ऐसा बोल रहे हैं, या हमें रटने की आवश्यकता इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप सिर्फ क्या करेंगे, संदर्भ ध्यान रखेंगे कि पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, ये आपको सही होना चाहिए। प्रसंग उसी में निकल जाता है कि पंक्तियां किस बारे में कही गई है, यानी किस प्रसंग के अंतर्गत ये बात कही गई है, वो आप लिख देंगे और नीचे व्याख्या अपने शब्दों में ऊपर जो लिखा हुआ है उसको ढाल लेंगे। बस ये बहुत ही आसान है और अपने अभिव्यक्ति को जो है सुदृढ़ करने का एक अच्छा तरीका है, और ये लगभग सभी परीक्षाओं में ये चीज आती है ना, एकेडमिक परीक्षाओं बात कर रहा हूँ, सब में आती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये अच्छे समझ गए होंगे। अब इसी के बाद में आता है अगला प्रश्न, वो आता है पद्यांश संबंधी। पद्यांश यानी किसी भी कविता की एक पद है ना, एक पद या 4 से 6 लाइनें जो होती है वो आपको दी जाती है, जैसे कि गद्यांश होता है। अब इसमें वही है कि निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। ठीक है ना, जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मन होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कही। अब ये आपको 6 पंक्तियां दी हैं। अब पहले क्या लिखना है, तरीका वही है, संदर्भ। संदर्भ में बताना है कि ये पद्यांश किस पाठ से लिया गया है और उस पाठ की रचिता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पद्यांश है इसके होते हैं रचिता, गद्यांश के होते हैं लेखक, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती की पथिक नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचिता डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन है। ठीक है, प्रश्न के अंतर्गत क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कर्म के महत्व
को समझाया है या कर्म के महत्व के बारे में बताया गया है, या लिख सकते हैं, है ना, कि कर्म के महत्व को समझाया है, ये भी लिख सकते हैं। जरूर नहीं है कि जो मैंने लिखा है ऐसे सब रटे, बस यहाँ क्या है कि इसका भाव आ जाना चाहिए। अब इसी प्रकार से हम करेंगे व्याख्या। तो व्याख्या में भी जरूर नहीं है कि मैंने जो शब्द लिखे हैं वही लिखे जाए, नहीं, आप अपने हिसाब से इनको समझ करके अपने शब्द को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब इसकी व्याख्या हम कैसे करते हैं। कवि कहता है, ध्यान रखिएगा, पद्यांश आया है तो कवि आएगा, गद्यांश आया है तो लेखक आएगा, है ना। कवि कहता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, है ना, जिससे राही का मन उदास हो जाता है। जिसे लिखा ना कि जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मन होगा, मतलब राही का मन क्या होगा, उदास होगा, ठीक है। तो ये उदास हो जाता है जब कल्पनाएं साकार न, है ना, तब न हो, तब उसके सामने केवल कर्तव्य मार्ग ही होता है। जब कल्पनाएं साकार न हो, है ना, तब क्या होता है, उसके सामने केवल कर्तव्य मार्ग ही होता है। यदि किसी कारणवश पहली बार उसे सफलता नहीं मिलती है ना, पहली बार उसे सफलता नहीं मिलती है ना, तब अपनी प्रथम विफलता में, विफलता मतलब सफलता नहीं मिलती है, पथ भूलने जाना पथिक कहीं, तब भी उसे अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अर्थात क्या होगा कि उसे अपने कर्तव्य को पूरा करने में लगे रहना चाहिए, ठीक है। ये हुई इसकी व्याख्या। तो व्याख्या के लिए हमको रटने की आवश्यकता नहीं है, शब्दों को पढ़े, समझे और अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखते हैं, बस जो आपने लिखा है वो आपकी व्याख्या सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक आपको आएगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश मतलब ये होता है कि ये आपकी किताब का नहीं है, ये कहीं से भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। अब ये क्यों पूछा जाता है, इसलिए कि आपकी भाषा की समझ परखने के लिए ये पूछा जाता है कि आप अपठित गद्यांश पढ़ें और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर लिखें, और इनके उत्तर इसी गद्यांश में से आपको मिलेंगे, बस पढ़ के आपको समझना है। तो हम पढ़ लेते हैं। विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है, निष्कपट और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का पाठ भी यही सीखता है। गुरु की आज्ञा का पालन और राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यही मिलता है। यथाशक्ति मानवता को पोषित करने का भाव भी यही मिलता है। वास्तव में विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है, ठीक है ना। अब यहां पर हमने जो है यहाँ पर लिख लिया है, पढ़ लिया है। अब नीचे प्रश्न हम पढ़ेंगे कि विद्यालय में किसके चरित्र का निर्माण होता है। हम देख रहे हैं कि विद्यालय में छात्र के चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो छात्र का चरित्र निर्माण होता है, ये मिल गया है। अगला प्रश्न है, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। विद्या धन आलय, है ना, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्द, इन सब के लिए हमने हिंदी व्याकरण नाम से एक फोल्डर बना रखा है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। सारी चीजें डिटेल में आपको वहां पर समझाई गई है। तीसरा है, विद्यालय किसकी पौधशाला है। उत्तर है, विद्यालय राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। अब देखिए अपठित ध्यान मतलब ये होता है कि आपको रटना नहीं है, बिल्कुल याद नहीं करना है, सिर्फ इसमें से आपको क्या करना है, उत्तर छांटना है, ठीक है ना। विद्यालय किसकी पौधशाला है, तो देखिए विद्यालय राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है, इसका उत्तर यही मिल जाएगा आपको, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगला है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है। तो गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है, विद्यालय मिलता है। उसके बाद में है, पौधशाला शब्द में कौन सा समास है। अब देखिए इसमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम शब्द कुछ भी पूछ सकते हैं, एक प्रश्न उसका आएगा, ठीक है ना। अब आता है प्रश्न है, लेकिन हमको व्याकरण के अंतर्गत ये सारे जो चैप्टर हैं, है ना, ये हमें पढ़ने होते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि एक नंबर का आएगा तो क्यों पढ़ें, क्योंकि एक एक करके ही जो है 10 या 20 नंबर बनते हैं, ठीक है।
तो पौधशाला में जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो पौधशाला शब्द में तत्पुरुष समास है। अब इसके बाद में एक आता है आपको निबंध लेखन के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक से अधिक विषय दिए जाएंगे और उसमें से किसी एक शीर्षक पर आपको लिखना होता है। इसके भी आपको 5 अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 जो निबंध सुझाए हुए हैं, कोई प्रिय खेल है, कोई राष्ट्रीय पर्व या पुस्तकालय का महत्व, ठीक है ना। ये निबंध आप जो है अपने हिसाब से लिख लेंगे और यदि करने आते हैं तो हमारे चैनल पर इसके लिए अलग से जो है वीडियो बनाए गए हैं। उन वीडियो को देख करके आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक करने का कोई पैसा नहीं है और इसे अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।